हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग का जो है आगामी 66वीं बीपीएससी और आगामी बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से एक सीरीज़ चल रहा है। उस सीरीज़ में हम लोग अभी भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान शुरू किए हुए हैं। तो उसमें जो है आज का टॉपिक है हम लोग का कि भारतीय संविधान के भाग क्या हैं। भारतीय संविधान के विषय में हम लोग जान चुके हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग क्या क्या हैं और कितने भाग हैं और किस भाग में कितने से कितने अनुच्छेदों तक का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। इसको आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है कि आपका जो है, हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो है अधिनियमित आत्मार्पित जो अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसमें इस दिन जो है कुछ अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस समय का जो संविधान है, या जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस समय हम आत्मार्पित किए, अधिनियमित किए, अंगीकृत किए, उस संविधान को हम कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में कुल कितना भाग का जिक्र किया गया था? तो भाग 22। ठीक, और अनुच्छेद इसी भाग के अंतर्गत लगभग कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेदों का जिक्र था। और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, तो इसी में से जो है मूल संविधान में जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का जिक्र था। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि वह 22 भाग क्या था। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो भाग है संविधान का, वह है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि संघ मतलब होता है केंद्र, और राज्य, केंद्र और राज्य। जानते हैं भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। तो एक केंद्र सिस्टम है और दूसरा राज्य सिस्टम है। तो दोनों मिल करके जो है ये अनुच्छेद मतलब भाग 1 कहता है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र क्या हो, संघ क्या है और उनके राज्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, इनके बारे में उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है, तो इस भाग 1 के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद होगा। तो उस अनुच्छेद का जो जिक्र किया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में जो भी जिक्र होगा वह संघ और उनके राज्य क्षेत्र के विषय में ही जिक्र होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नागरिकता, है ना। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पर जो संघ और राज्य क्षेत्र का जो बात कर लिए, अब नागरिकता की बारी है। मतलब यहाँ के कौन से लोग नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे, और कैसे उनको नागरिकता प्राप्त होगी, और उसको नागरिकता प्राप्त कराने के लिए संसद की क्या भूमिका होगी। ठीक है, संसद की क्या भूमिका होगी, और कैसे किसी का नागरिकता जा सकता है और या उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इस सारे चीज़ों का जो जिक्र है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में है। तो ये जो है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित बातों का उल्लेख है। ठीक है, तो उसी में जो है कहा गया है कि जैसे पार्टीशन हुआ था, उस समय कहा गया था कि कौन लोग भारत के नागरिक रहेंगे, कौन विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। जो यहाँ से वापस गए पाकिस्तान और फिर वापस आ गए तो उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। और इसी पर जो है समय समय पर संसद को भी अधिकार दिया गया है कानून बनाने का कि कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या जो है योग्यता होना चाहिए। इन सारा चीज़ जो है आपको जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में है। तो हम लोग इसका डिटेल्स जो पढ़ेंगे, नागरिकता चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स जानेंगे। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का जिक्र है, और उस नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अगला है कि भाग 3। भाग 3 में क्या है कि नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान में। हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है
जिक्र किया गया है। जो है कुल मिलाकर के मौलिक अधिकार जो है 6 टाइप का मौलिक अधिकार प्राप्त है लोगों को, नागरिकों को। जैसे कि आपका समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, अल्पसंख्यकों के भाषा संस्कृति से संरक्षण से संबंधित अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार। ये सब सारे अधिकार जो है हम लोग अलग अलग अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। तो ये हम जानते हैं कि ये भाग कौन सा है, तीसरा भाग। तीसरा भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित बातों का जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको भी हम लोग बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को, और उनसे संबंधित सारे अनुच्छेदों को बारी बारी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये है। तो अब जो है चौथा भाग में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व, मतलब इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत जिक्र किया गया है। इस खंड में भाग 4 में जो है इसको हम DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या है कि ये एक प्रकार का निर्देश है राज्यों को या केंद्र सरकारों को या राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा एक प्रकार का निर्देश है कि आपको जो है यहाँ के नागरिकों के लिए कि सामाजिक आर्थिक उत्थान और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है इस नीति निर्देशक सिद्धांत में जिक्र है। तो वह जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जिक्र है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39, 40, 41, 42, 43, इस तरह से 51 तक में क्या क्या है उसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, उसको तोड़ करके समझेंगे, है ना, पूरा एकदम डिटेल्स में जानेंगे ये 36 में क्या है और जो है किसके किसके विचारधाराओं से ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये प्रेरित है। ठीक, उन विचारधाराओं को भी समझेंगे। ठीक है, उन विचारधाराओं को भी समझेंगे। फिर जो है एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 क के अंतर्गत, ये बाद में जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान में जो है पहले ये चीज़ नहीं था, तो इसको बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। तो कितना 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो है एक भाग 4 क को जोड़ा गया। ठीक, और 4 क के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य खंड को जोड़ा गया। और इस मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद क्या होगा, तो 51 क, है ना। 51 तक तो यहाँ देख रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है, लेकिन 51 क को एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि मौलिक कर्तव्य को दिखाता है। जिस समय यह जोड़ा गया था 76 में, उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी जब कुल मिलाकर के एक और ऐड हो गया है 2003 में, तो वो बन गया है 11। अब कुल कितना हो गया मौलिक कर्तव्य, 11 हो गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो मौलिक कर्तव्य 11 ठो क्या क्या है उसको भी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे मतलब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य का जो इसमें शामिल किया गया है, तो इस पूछा जाता है अक्सर किस किस समिति के सिफारिश के आधार पर इस खंड को जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इस खंड को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अगला देखते हैं भाग 5। तो भाग 5 में है कि ये खंड जो भाग 5 है ये सबसे बड़ा है पूरे संविधान में, सबसे बड़ा भाग कोई है तो वो 5 है। ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे कि सबसे पूरे संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो 5 है। तो 5 में आखिर क्या है जो बड़ा है, तो इसमें जो भाग 5 में जो है बड़ा होने का कारण, भाग 5 का बड़ा होने का कारण जो है यही है कि ये केंद्र के सिस्टम के बारे में जिक्र है। और केंद्र का सिस्टम अपने आप में बड़ा है ना। केंद्र का सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, तो राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति है के बारे में आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के लिए अलग अलग अनुच्छेद है ना, उन अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, ठीक, उसके बाद महान्यायवादी, सब केंद्र का सिस्टम है। संसद, ठीक, संसद जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है CAG जिसको बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। तो CAG तक में जाकर के जो है
सीएजी का अनुच्छेद 148 से 151 तक वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि संघ का सिस्टम, मतलब संघ मतलब केंद्र का जो सिस्टम है उसमें इतना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। राष्ट्रपति पढ़ना, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ना है, उसके प्रधानमंत्री पढ़ना है, फिर महान न्यायवादी पढ़ना है, संसद पढ़ना है, तो संसद में कैसे कार्यवाही होती है ये सब चीज़ जानना है। संसद में कितने सदन होते हैं, संसद का क्या क्या अंग है और वो कैसे कार्यवाही होती है, संसद में कार्य कैसे किया जाता है, संसद के विशेषाधिकार क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ जानेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका जानेंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च स्तर है सुप्रीम कोर्ट, वह भी ये भाग 5 के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 124 जानते होंगे, 124 में। और उसके बाद सीएजी है, अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। फिर 148 से 151 तक जो है सीएजी का जिक्र है। तो ये चीज़ जो है इसीलिए जो है भाग 5 बहुत बड़ा है। तो भाग 5 का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर के 151 तक, इसलिए यह सबसे बड़ा है। फिर आते हैं भाग 6 में क्या है, तो राज्य। जिस तरह से वहाँ केंद्र का सिस्टम था तो उसी प्रकार से राज्य का भी सिस्टम होगा अपना। तो राज्य का भी जो है अपना सिस्टम है, चूँकि हम लोग शासन की कैसी प्रणाली अपनाए हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों को अपने अपने अधिकार मिले हुए होते हैं और वो अपने अपने अधिकारों से जो है कि अपने अपने अधिकारों के आधार पर जो है शासन संचालित करता है। तो राज्य को भी अपना कुछ अधिकार है, वो अपना शासन संचालित करता है। तो ये भाग 6 के अंतर्गत जो है राज्यों को रखा गया है। तो राज्य से संबंधित जितने भी राज्य सिस्टम से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे वो सब भाग 6 के अंतर्गत रखा गया। तो ये है कुल आपको 152 से लेकर के 237 तक। ठीक, राज्य के बारे में जो जिक्र है वो क्या है, 152 से लेकर के 137 तक। ठीक, तो ये राज्य का सिस्टम में क्या क्या होता है, तो जैसे वहाँ राष्ट्रपति होता था, उपराष्ट्रपति होता था, प्रधानमंत्री, ये सब होते थे, उसी प्रकार से राज्य के सिस्टम में होते हैं राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री या उनके मंत्री परिषद, है ना, महाधिवक्ता, वहाँ महान न्यायवादी, तो यहाँ महाधिवक्ता, और जो है वहाँ संसद, तो यहाँ विधानमंडल। विधानमंडल में ही किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी है और विधानसभा तो सभी राज्यों में है। ठीक है, तो इस तरह का उसको विधानमंडल बोलते हैं सम्मिलित रूप से। विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलाकर के उसको हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें हम ये सब चीज़ देखते हैं भाग 6 के अंतर्गत। भाग 7 जो है उसको हटा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है भाग 7 को। भाग 8 पर आते हैं। तो भाग 8 में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र, मतलब संघ मतलब केंद्र, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित बातों का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक इसमें जो है उपबंध किया गया है। इन सारे अनुच्छेद को हम लोग को देखना है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज है, जिसका अनुच्छेद जो है 243 तो है ही, 243 अपने आप में है, और फिर 243 क से लेकर के 243 9 तक, 9 मूर्धन 9 होता है ना, वही मूर्धन 9 तक है। तो ये है अनुच्छेद आपका पंचायती राज। पंचायती राज जो होता है एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, सरकार की एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर। तो इसके बारे में भी हम लोग भाग 9 के अंतर्गत पढ़ते हैं, अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 9 तक। हाँ, कहीं कहीं अंग्रेजी में 243 ए से लेकर 243 ओ भी कर सकता है। उसके बाद है भाग 9 क या 9 ए, है ना, कहीं 9 ए भी रहेगा, 9 क भी रह सकता है। तो 9 क में क्या है, नगर पालिका सरकार की व्यवस्था है, जैसे पंचायती राज स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण सरकार, ग्राम पंचायत वगैरह 3 स्तर का होता था ना सरकार वहाँ पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसी प्रकार से नगर पालिका सरकार की भी व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 तो से लेकर के 243 यो छ इसलिए रखा है, यो और लवा खत्म होने के बाद जो छ फिर से शुरू होता है, क ख ग छ तक जाना है, इतना अनुच्छेद है। देखिए एक ही अनुच्छेद में जो है खंड खंड बांट दिया गया, क ख ग घ इस तरह से करके जो है बड़ा बना दिया गया है इसको। तो 9 क हो गया। तो 9 ख में आते हैं। तो 9 ख में क्या है, एक नया चीज़ जोड़ा गया, सहकारी समितियां, है ना,
सहकारी समितियों को भी जोड़ा गया है 9 ख में। इसका भी अनुच्छेद क्या किया है 243 य ज से लेकर के 243 य 9 तक, तौथो दो धो 9 ये 9 तक। ठीक, अब आते हैं कि भाग 10 में क्या है। भाग 10 में क्या है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के विषय में उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, तो 244 और 244 का मतलब 244 ए कह सकते हैं। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, मतलब संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध हो इसके बारे में उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध जिसको कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध के विषय में क्या का जो उल्लेख है उन सारी बातों को हम भाग 11 के अंतर्गत पढ़ते हैं, और वह है 245 अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, उसके बाद है भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त भाग 12 है। भाग 12 में जो है हम लोग देखेंगे जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, है ना, इससे संबंधित, वित्त से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, संविदाएं से संबंधित जो बातों का उल्लेख है, उपबंधों का उल्लेख है, वह है भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक, है ना। जैसे संपत्ति का अधिकार को आप जानते होंगे, वहाँ से मौलिक अधिकार के खंड से हटा करके 300 क में जोड़ दिया गया है, तो वही है ना, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए जो है ये वित्त इस खंड में आ गया, अब वो भाग 12 के अंतर्गत आ गया है। पहले संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में था, तो अब कितना में आ गया, भाग 12 के अंतर्गत आ गया है। ये भी पूछ सकता है संपत्ति का अधिकार अब किस भाग के अंतर्गत आ गया। ठीक, वित्त, संपत्ति, वित्त से संबंधित मामलों को, वित्त से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो सारा, जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है, 280 के तहत होता है। तो हम जानते हैं तो क्या है 264 से 300 क के बीच में 280 है ना, तो 280 इसका मतलब है, कभी कभी पूछ सकता है कि वित्त आयोग का जो गठन होता है कितना 280 के तहत होता है, अनुच्छेद 280 के तहत। तो वो जो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है वो किस भाग में आता है, किस भाग में आता है ना, किस भाग के अंतर्गत आता है, तो 12वां भाग है ना। फिर है 13वां भाग। 13वां भाग में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, है ना, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसका मतलब हो गया कि भारत तो बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न राज्यों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है, संघ शासित क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, वाणिज्य होता है। इसका जो नियमन होगा कैसे होगा, तो इस नियमन के बारे में जो है जिक्र किया गया है भाग 13 में, है ना। भाग 13 में किया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक, मतलब 301 से लेकर के 307 तक। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आपको कि अलग अलग राज्यों के बीच जो व्यापार और वाणिज्य होता है किस भाग के अंतर्गत उसको जो है शामिल किया गया है, तो भाग 13 के अंतर्गत किया गया है। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब संघ मतलब केंद्र और राज्यों की सेवाएं। देखिए संघ की सेवाएं मतलब क्या हो गया कि केंद्र में जो सेवा करने के लिए जो लोग सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो, है ना, उनका जो है सिलेक्शन कैसे हो। राज्यों में जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो, इसके लिए जो है अलग संघ के स्तर पर अपना आयोग और राज्य के स्तर पर अपने अपने आयोग गठन करने की बात कहता है। तो ये संविधान का भाग 14 ही कहता है कि संघ स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के स्तर पर भी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जिसका काम होगा लोक सेवकों की भर्ती करना, है ना। तो इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक, है ना। भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब संघ एवं राज्यों के लिए जो लोक सेवकों की नियुक्ति होगी उसके लिए जो है लोक सेवा आयोग का जो गठन होगा वह इस भाग के अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत ही होगा। इसी में अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातों का जिक्र है। जैसे 315 में कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों में जो है अपना अपना लोक सेवा आयोग होगा जो कि लोक सेवकों की नियुक्ति करेगा, है ना, ये चीज़ है।
भाग 14 क में क्या कहा गया है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल के बारे में कहा गया है भाग 14 क में। अधिकरण क्या होता है? एक प्रकार का अर्ध न्यायिक सिस्टम है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण देखते होंगे कि जो है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय प्रदान करना है ना। कर्मचारियों के बीच मान लीजिए कोई चीज़ का कुछ मतभेद हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसके बीच में जो सुलझाएगा विवादों को, वो जो सुलझाने का काम करता है वो अधिकरण ही करता है, ट्रिब्यूनल ही करता है। ठीक है, इसको हम अर्ध न्यायिक संस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो जिक्र है 323 क से लेकर के 323 ख तक, 323 क और 323 ख में बस 2 अनुच्छेद है। उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में क्या है कि भाग 15 में कहा गया है कि निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कौन कराएगा आखिर? निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित बातों का जो उल्लेख है वह भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक है ना। इसमें भी एक अलग प्रकार का ये चैप्टर है, हम लोग अलग पढ़ेंगे। फिर है भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख है कि आखिर भारत का भाषा क्या हो, राजभाषा क्या हो, और राजभाषा के बारे में क्या क्या जानकारियां है, वो सारे जो है 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक में उल्लेख है। ठीक, उसके बाद भाग 18 आता है। तो भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध का उल्लेख है। आपातकाल समझते होंगे, कुल 3 प्रकार का आपात होता है। एक राष्ट्रीय आपात है ना, दूसरा है किसी राज्य में संवैधानिक स्थिति जो है चरमरा जाने पर वहाँ पर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन है ना, और 360 होता है वित्त आपात है ना। तो आपात उपबंध का उल्लेख है 352 से 360 तक। 352 में है राष्ट्रीय आपात हो गया है ना, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह है ना, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। या 356 में जो है किसी राज्य में जो है संवैधानिक स्थिति चरमरा जाने पर वहाँ के राज्यपाल द्वारा अनुशंसा करने पर राष्ट्रपति शासन लग जाना, ये भी एक राष्ट्रीय आपात उपबंध के अंतर्गत आता है। फिर 360 का अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात लग जाता है। तो ये जो आपात है, आपात का उपबंध है, आपात का उपबंध 352 से 360 तक में किया गया है। तो ये किस भाग के अंतर्गत आता है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर। तो भाग 18 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 20 को देखते हैं हम लोग है ना। भाग 20 में देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या हो, यह भाग 20 में है। और यह अनुच्छेद 368 है, एकमात्र अनुच्छेद है जिसके तहत जो है हम लोग संविधान में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत होती है, तो हम संशोधन करते हैं, संसद संशोधन करती है। ठीक है, तो ये है भाग 20 के अंतर्गत। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है किस भाग के अंतर्गत जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। मतलब भाग 20 के तहत 368 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अब आते हैं भाग 21। भाग 21 में कहा गया है अस्थायी और विशेष उपबंध। मतलब ऐसे संविधान में ऐसे उपबंध जो कि अस्थायी किस्म का हो और विशेष प्रकार का हो। अस्थायी मतलब क्या? वो आज है कल ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे उपबंधों को भाग 21 के अंतर्गत रखा गया। एक अलग भाग ही बनाया गया जिसमें जो है अस्थायी टाइप के बातों को, अस्थायी टाइप के उपबंधों को और विशेष टाइप के उपबंधों को उसमें रखा जाए। तो वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 369 से लेकर के 392 तक। जैसे कि जानते होंगे 370 कश्मीर में लगा हुआ था, वो भी एक प्रकार का क्या था? अस्थायी अनुच्छेद था। ठीक, 371 किसी राज्य में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वो भी क्या है? अस्थायी खंड है। क्योंकि हम जान रहे हैं भाग 21 के अंतर्गत 369 से लेकर के 392 तक अस्थायी खंड है। ठीक है, उसके बाद भाग 22 में क्या है कि संक्षिप्त नाम और जो है हिंदी में प्राधिकृत पाठ, मतलब संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये सब जो है अधिकार है राष्ट्रपति को है। ये भाग 22 में कह दिया गया है। ठीक, ये है 393 से लेकर के 395 तक भाग 22। अब देखिए कह दिया जाता है कि चूंकि मूल संविधान में भाग 22 था,
भाग 22 था, अभी 25 हो गया है। चूँकि एक्चुअली में है क्या है कि भाग 22 ही है, 25 इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि कहीं कहीं देखते होंगे संविधान संशोधन करके क जोड़ दिया गया, 4 का क जोड़ा गया, फिर 9 का क 9 का ख जोड़ा गया, इस तरह से जो जोड़ा गया है, तो ये सब सारे चीज़ को मिला करके देखते हैं तो 25 पुर जाता है ना। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि अभी जो भाग है 25 है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।